नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री, विशेष रूप से बिहार पीजीटी हिस्ट्री, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की क्लास चल रही है और आप लोगों की जानकारी लिए बता दें, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कल के डेट में नोटिफिकेशन आया और आप लोग को जानकारी मिली कि 7 से 11 दिसंबर के बीच में आपकी परीक्षा होने वाली है। तो बहुत कम समय है, लेकिन यह बात आप जान लीजिए। कल थोड़ा कम वीडियो मिला और तो लोग बहुत सारे लोग परेशान हो गए। ठीक है कि क्लास इस तरह से चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो कैसे काम होगा। अब बुलेट की गति से सारा क्लास भागेगा और सारे के सारे मटेरियल दिए जाएंगे। जो मैं कमिटमेंट करूंगा उसे मैं पूरा करूंगा। 9 to 12, देखिए आप टीजीटी के एस्पिरेंट हो या पीजीटी के एस्पिरेंट हो, मैं पीजीटी पर फोकस कर रहा हूं, लेकिन टीजीटी सोशल साइंस में अगर आपका हिस्ट्री है तो वो भी आपका इसी में कंप्लीट होगा। 9 to 12 पूरी एनसीईआरटी में कंप्लीट करूंगा और 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री में कंप्लीट करूंगा। सारा नोट्स दूंगा, सारी टेस्टें दूंगा, सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ, प्रश्नोत्तरी के साथ मैं आपको दे दूंगा। पूरी एनसीईआरटी इसके अलावा जो सर्वमान्य पुस्तकें हैं उसका जो अवलोकन करके जो नोट्स तैयार किए गए हैं वह भी आपको मिलेंगे क्लास वाइज। ठीक है, ये सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। आइए, यह क्लास 6 है मित्रों, क्लास 6। ठीक है, इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है उसको भी ज्वाइन करेगा। और जो भी लोग सीरियस हैं वह लोग टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 799 रुपए में यह पूरी क्लास आपको मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए का बैच है आपका, सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए का। तो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, ऊपर भी शो हो रहा है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, सिर्फ 799 रुपए का पेमेंट करिएगा और उसके बाद 799 रुपए पेमेंट करने के बाद आपको यह मटेरियल मिल जाएगा, यह रामबाण मटेरियल मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा 6 से लेकर 12 तक का। टीजीटी पीजीटी और जूनियर तीनों के लिए इतिहास विषय से आप निश्चिंत रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, यह पोर्शन हम देखेंगे लेक्चर में। देखिए, एक बात आपको बता दूं, यहाँ जो भी क्लासें मिल रही हैं ना, एकदम रामबाण है, ध्यान में रखिएगा। मैं पूरे गारंटी के साथ बता दूं, 100% यकीन आप करिएगा। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को फॉलो किया हुआ, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के मटेरियल को अगर आप देखते हैं टीजीटी पीजीटी या जूनियर के लिए, तो हिस्ट्री के बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर प्रश्न यहाँ से आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी कुछ आप बताने वाला हूं वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लें। इसकी लिपि क्या है? तो सिंधु घाटी की जो लिपि है, मतलब लिपि क्या, मतलब कि कोई भी भाषा बोली जाती है या लिखी जाती है तो किसी न किसी लिपि में लिखी जाती है। जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह किस लिपि में थी? सिंधु घाटी सभ्यता के जो अक्षर हुआ करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषाएं हुआ करती थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के अक्षर या भाषाओं के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर मिले हैं, जो मुद्राएं मिली हैं, उस पर कुछ न कुछ अंकित है, उस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। इससे यह जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, पढ़े लिखे थे, वह लिखना पढ़ना जानते थे। लेकिन जो उनकी लिपि है वह कैसी है? तो वह भाव चित्रात्मक है। मतलब भाव चित्रात्मक है उनकी लिपि, मतलब उनके लेखनी में अक्षरों का भी प्रयोग होता था और साथ ही साथ कुछ न कुछ चिन्ह बनाए जाते थे। किसी जानवर के चिन्ह बनाए जाते थे, किसी पशु पक्षी के या मछली के, इस तरह के चिन्ह बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और कुल कितने चित्राक्षर थे? चित्र और अक्षर मिला के कुल कितने थे? तो 400, लगभग 400 चित्राक्षर थे। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से अंग्रेजी भाषा में 26 व्यंजन रहता है और 26 अक्षर रहता है अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में, और हिंदी भाषा में 52 रहता है, 52 रहता है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, जो अक्षर प्रयोग किए जाते थे, वह कहते थे भाव चित्रात्मक थे। मतलब चित्र भी था और अक्षर भी था, और इनकी संख्या कितनी थी? 400 थी, 400। और सबसे ज्यादा जो चिन्ह मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, यहां मैं क्लियर करना चाहूंगा, यहां पर मैं लिखा नहीं हूं लेकिन यहां पर मैं आप लोग बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज्यादा जो चिन्ह मिला है वह यू आकार का मिला है। यू आकार का चिन्ह सबसे ज्यादा मिला है, सबसे ज्यादा जो चिन्ह मिला है अंग्रेजी के यू आकार का है। और सबसे ज्यादा जो चित्र मिले हैं वह मछली के मिले हैं। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कुल 400 चित्राक्षर थे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखने का तरीका था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कैसा था? देखिए, कोई भी भाषा लिखी जाती है तो जैसे कि आप हिंदी लिखेंगे, हिंदी कहां से लिखेंगे? हिंदी आप
बाएं से दाएं की तरफ लिखेंगे। हिंदी लिखेंगे बाएं से दाएं की तरफ, अंग्रेजी भी लिखेंगे तो बाएं से दाएं की तरफ लिखेंगे, ठीक है। उर्दू अगर लिखने वाले जो लोग होते हैं वह कैसे लिखते हैं, वो दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी दाएं से बाएं, जबकि हिंदी, अंग्रेजी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह किस लिपि में लिखी गई थी, पता हो गया। कितने अक्षर थे यह पता हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र थे वो मछली के सबसे ज्यादा चित्र थे, और सबसे ज्यादा चिन्ह किसके थे, यू आकार के चिन्ह सबसे ज्यादा थे। लेकिन लिखने का तरीका क्या था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा जाता था वो कैसे लिखा जाता था, तो दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, जिस तरह से उर्दू लिखा जाता है दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। और सिर्फ दाएं से बाएं की तरफ नहीं लिखा जाता था, फिर बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता था। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे दाएं से बाएं ऐसे ऐसे लिखा गया, ऐसे ऐसे शुरुआत किया गया, लिखा गया। हाँ, अब फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि अगली पंक्ति लिखनी है तो फिर यहां से लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे लिखा गया। मतलब पहली एक पंक्ति दाएं से बाएं, फिर उसके बाद बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यह जो लिखने का तरीका होता है दाएं से बाएं की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ, ये जो लिखने का तरीका होता है, इस तरीके को क्या बोलते हैं, इस लिखने की शैली को क्या बोला जाता है, ब्रूस्टो-फ्रेंडम शैली। इस शैली को बोला जाता है ब्रूस्टो-फ्रेंडम शैली बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसे क्या बोलते हैं, ब्रूस्टो-फ्रेंडम शैली। मतलब जब दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं इस तरह से कोई भाषा लिखी जाती है तो उसे ब्रूस्टो-फ्रेंडम शैली बोला जाता है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता में यह सब महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जब विकसित हुई थी, अपनी विकास की अवस्था पे चल रही थी, तो उसके समकालीन कुछ सभ्यताएं थी। जैसे एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर थी मिस्र की सभ्यता, फिर थी चीन की सभ्यता। आपको यह बता दूं, दुनिया की कोई भी सभ्यता है वह किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी, किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। नदियों के किनारे ही सभ्यताएं की विकसित हुई हैं, क्योंकि नदियों के किनारे बहुत सारे संसाधन मिल जाते हैं, बहुत सारे आवागमन के साधन मिल जाते हैं। नदियों के किनारे की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, कृषि की पैदावार होती है। इसीलिए लोगों ने नदियों के किनारे, नदियों की घाटियों में बसना शुरू किया और वहां से सभ्यता पल्लवित हुई। आज भी जो बड़े बड़े नगर हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे है। दिल्ली किसी नदी के किनारे है, प्रयागराज किसी नदी के किनारे है, बनारस गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, ठीक है, पटना गंगा नदी के किनारे है। तो नदियों के किनारे ही सभ्यताएं विकसित हुई थी और नदियों के किनारे आज भी बड़े बड़े नगर हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, जो समकालीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की, वह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, दजला और फरात घाटी में विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, नील नदी की घाटी। नील नदी के घाटी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, मिस्र की सभ्यता। वांगहो नदी की घाटी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, चीन की सभ्यता। वांगहो नदी की घाटी में चीन की सभ्यता विकसित हुई थी। अच्छा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो छूट गए हैं वो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बहुत ज्यादा था। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था ना, देखिए शुरुआत में जो क्षेत्रफल मिला सिंधु घाटी सभ्यता का वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन बाद में बहुत सारी खोजें हुई, बहुत सारे बड़े बड़े स्थल खोजे गए और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ 20 लाख वर्ग किलोमीटर में हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल खोजा गया है, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ज्यादा स्थल खोजा गया है वो गुजरात में खोजा गया है। यह प्रश्न परीक्षा में आता है कि सबसे ज्यादा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा स्थल किस प्रांत में खोजा गया है, तो गुजरात में खोजा गया है। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ये महत्वपूर्ण चीज है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह किस प्रजाति के थे। अब देखिए यह प्रश्न सीधे सीधे आपका स्टेट में आया था, बिहार स्टेट में यह परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे, और उसमें प्रोटो आस्ट्रलॉयड भी ऑप्शन में था और भूमध्य सागरी भी ऑप्शन में था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वह प्रोटो आस्ट्रलॉयड और भूमध्य सागरी थे, दोनों थे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो भूमध्य सागरी आप चूज करिएगा, भूमध्य सागरी। हालांकि प्रोटो आस्ट्रलॉयड और भूमध्य सागरी दोनों प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में थे, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में प्रोटो आस्ट्रलॉयड भी थे और भूमध्य सागरी भी थे, लेकिन अगर ऑप्शन में भूमध्य सागरी है तो भूमध्य सागरी आप टिक करिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यह प्रजाति है। अब उसमें मंगोलॉयड रहेगा, द्रविड़ रहेगा तो आप टिक मत करिएगा। मंगोलॉयड नहीं थे, द्रविड़ नहीं थे,
वो प्रोटोआस्ट्रलॉइड और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, और विद्वानों का जहां सबसे ज्यादा सर्वमान्य मत भूमध्य सागरीय है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, यहां पर यह मैं कहना चाहूंगा कुछ ऐसे विद्वान हैं, कुछ ऐसे पुरातत्वविद हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ ऐसे जानकार लोग हैं, और विशेष रूप से विदेशी लोग, पश्चिमी देशों के लोग, पश्चिमी देश के जो विद्वान हैं, जैसे उसमें एक नाम है गार्डन चाइल्ड का, फिर एक नाम है मार्टिमर व्हीलर का। ये गार्डन चाइल्ड या मार्टिमर व्हीलर थोड़े विद्रोही टाइप के लोग हैं। यह लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था ना, वह मेसोपोटामिया की देन है। बताइए कितनी बड़ी यह अपमान की बात है। मैं इस पर सवाल उठाता हूं, आप खुद बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन पद्धति थी, वह मेसोपोटामिया की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, जो नगर निर्माण शैली थी, जो व्यापार था, वह मेसोपोटामिया की देन है। मतलब मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर नियोजन सीखे, मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करना सीखे, धातु निर्माण करना सीखे, धातु के बर्तन बनाए, धातु की मूर्तियां बनाए। क्या मेसोपोटामिया बताएगा? जबकि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में जमीन और आसमान का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर था। ठीक है, तो देखिए गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर, ये जो पश्चिमी विद्वान थे, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सभ्यता से माना जाता है। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपना विकास किया। और यह किस आधार पे बोलते हैं? अन्नागार और चबूतरा के कारण। मतलब देखिए यहाँ पर मेसोपोटामिया में अन्नागार मिला हुआ है। मेसोपोटामिया में क्या है? अन्नागार भी मिला हुआ है और चबूतरा मिला हुआ है, जिसके आधार पर, अन्नागार और चबूतरा के आधार पर यह दोनों विद्वान यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ। हालांकि यह बस ऐसी बात नहीं कि अन्नागार और चबूतरा मिल गया तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसका उद्भव निकालते हैं, लेकिन यह जान लीजिए यह दो विद्वान इसका उद्भव मेसोपोटामिया की सभ्यता से मानते हैं और केवल अन्नागार और चबूतरा के कारण। ठीक है, आगे मैं इसका खंडन करूंगा कि क्या अंतर है मेसोपोटामिया और हड़प्पा की सभ्यता में, क्या अभूतपूर्व अंतर है, और क्या हड़प्पा सभ्यता का विकास का श्रेय मेसोपोटामिया को दिया जा सकता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता से जानकारी मिली थी। ठीक है, अब हम कालखंड देखेंगे। हालांकि कालखंड में पहले बता देना चाहिए था हमको कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है वह क्या है, मतलब समय अवधि क्या है। तो एक विद्वान है अर्नेस्ट मैके, यहाँ पर शॉर्टकट नाम लिखा हूं, मैके लिखा हूं। तो अर्नेस्ट मैके सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास काल मानते हैं 2800 से 2500 बीसी, मतलब 2800 से लेकर 2500 बीसी के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, विकसित हुई थी। जॉन मार्शल मानते हैं कि 3200 बीसी से लेकर 1750, यह मार्शल मानते हैं कि 3200 से लेकर 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सर्वमान्य मत क्या है? देखिए सर्वमान्य मत क्या है, 2350 से लेकर 1750, 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी, ये आपका सर्वमान्य मत है। ये मतलब इस काल अवधि के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता विकसित एवं पल्लवित हुई थी। सबसे ज्यादा सर्वमान्य मत यही है, 2350 से 1750। अगर यह ऑप्शन में है तो आप इसे ही टिक करिएगा, 2350 से 1750। अब हम यहां देखेंगे जो चीज मुझे देखनी चाहिए थी, जिस पर गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर जैसे पश्चिमी देश के विद्वानों ने ऑब्जेक्शन उठाया था और यह कह दिया कि भाई मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कर रहे थे, सीख रहे थे, चेला थे। बताइए, हद है। यहां पर देखिए हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अंतर क्या है? आधार मेसोपोटामिया और हड़प्पा, मतलब किस किस आधार पर अंतर है। पहला आधार लिपि है। बताइए लिपि। अब देखिए ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता के सीखे। अब बताइए मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोग थे, वह जो जिस भाषा में लिखते थे ना, वो किलाक्षर लिपि थी। मतलब किलाक्षर लिपि में लिखते थे। किलाक्षर मतलब क्या जानते हैं? डाट 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 करके लिखा करते थे। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि क्या थी? किलाक्षर थी। जबकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और कुल 400 अक्षर थे। 400 अक्षरों को उन लोगों ने बनाया, विकसित किया और उसे प्रयोग में लाया। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी किलाक्षर थी और हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। बताइए समानता है? बिल्कुल समानता नहीं है। दूसरा जो अंतर है, अभूतपूर्व अंतर नगर नियोजन का है। अब देखिए
मेसोपोटामिया के जो नगर थे कम विकसित थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के नगर अधिक विकसित थे। एनसीईआरटी की पुस्तकों में बताया गया है कि शहरीकरण का जो प्रारंभ हुआ था वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ था। शहरी जीवन का जो प्रारंभ माना जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से माना जाता है। कुछ हद तक यह बातें सही भी हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से शहरी जीवन के प्रारंभ मिलते हैं। शहरी जीवन का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ था, ठीक है। लेकिन मेसोपोटामिया के जो नगर नियोजन थे वो कम विकसित थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वह अधिक विकसित थे। भाई आज आधुनिक सुविधाएं थी, सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, सड़कों के किनारे नालियां होती थी, 1 मंजिला 2 मंजिला मकान हुआ करते थे, मकानों में सीढ़ियां थी, मकानों में कुएं थे, मकानों में स्नानागार था, ठीक है। इस तरह से अधिक विकसित हुआ करते थी हड़प्पा सभ्यता के नगर। कुल मिलाकर यह जान लीजिए हड़प्पा सभ्यता अगर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई था ना, तो मेसोपोटामिया कस्बा था, छोटा सा कस्बा था, इस तरह से था, ठीक है। तो अधिक विकसित थी। और इसे गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वान कहते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सीखा। अब देखिए तीसरा अंतर क्या है, ईंट का है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो ईंट प्रयोग में लाए जाते थे कच्ची ईंट होते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन ज्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो यह भी अंतर बताइए, ये सब अंतर है और यह लोग बोल रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सीखा। देखिए अंतर भी पता चल रहा है और जानकारी भी आपको मिल रही है। अब देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में पूजा भवन, देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में पूजा भवन के साक्ष्य मिले हैं, मतलब मंदिर के साक्ष्य मिले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में। जब मैं एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ा रहा था, आप लोग को पहला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें यह बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य थे, मंदिर होता था, पूजा भवन होता था, पुजारी होते थे और मंदिरों में स्थानीय देवता का प्रतिमा होता था। आमतौर पर इन्नाना नाम की देवी होती थी जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। उर जो थे चंद्रमा के देवता थे, चंद्रदेव थे, तो उनकी पूजा होती थी और पूजा भवन भी होता था। मतलब मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वहां कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, कहीं मंदिर नहीं होता था। हाँ, हालांकि वह आस्तिक थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पाठ करते थे, ठीक है, लेकिन पारलौकिक जीवन में बहुत ज्यादा विश्वास उनका नहीं था। लौकिक जीवन में विश्वास था, मतलब पूजा बहुत बड़ा आधार नहीं था उनके लिए, ठीक है। हालांकि पीपल की पूजा वह करते थे, पीपल को, साढ़ को पवित्र मानते थे, वृषभ को पवित्र वह मानते थे। स्वास्तिक जो चिन्ह है आज भी हिंदुओं में प्रचलित है, स्वास्तिक चिन्ह, यह क्या है, यह नहीं गलत मैं बना रहा हूं। हाँ, स्वास्तिक चिन्ह किसकी दिन है, सिंधु घाटी सभ्यता की दिन है, ठीक है। तो ये था, लेकिन पूजा भवन के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। पांचवा देखिए मोहर। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर थे वह चौकोर थे, सबसे ज्यादा मोहर चौकोर मोहर प्राप्त हुआ है, वर्गाकार मोहर प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है, बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अच्छा, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होता है, इसका एक साक्ष्य यहां से मिला है कि लोथल में, लोथल जो गुजरात में है भोगवा नदी के किनारे, वो जहां पर बंदरगाह है वहां पर बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो मेसोपोटामिया की हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के मध्य व्यापार होता है। तो यह देख लिया आप लोगों ने, इतना अंतर है। और गार्डन चाइल्ड महोदय कहते हैं, पश्चिमी विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने जो कुछ सीखा है मेसोपोटामिया की सभ्यता से सीखा है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ अन्नागार मिले हैं, यहाँ चबूतरा मिला है। हद है भैया, हद है, क्या कहा जाए। अब हम लोग ताम्र पाषाणी कृषि संस्कृति देखेंगे। ताम्र पाषाण काल में जो कृषि संस्कृति विकसित हुई थी उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे बलूचिस्तान में जो संस्कृति विकसित हुई थी ताम्र पाषाणी, वो कौन सी संस्कृति थी? कुल्ली नाल संस्कृति, कुल्ली नाल संस्कृति बलूचिस्तान में। राजस्थान में जो संस्कृति विकसित हुई थी वह सूथी संस्कृति। सूथी संस्कृति किसकी देन है? राजस्थान की। यह सब कृषि संस्कृतियां हैं, मतलब ताम्र पाषाण काल में कृषि होती थी, कृषि कार्य होता था, ठीक है। तो बलूचिस्तान का जो ताम्र पाषाणी कृषि संस्कृति थी कुल्ली नाल संस्कृति, राजस्थान की सूथी संस्कृति, चनहुदड़ों की जो कृषि संस्कृति थी वह झूकर झाकर संस्कृति, और हड़प्पा की सिंधु संस्कृति। आमतौर पर यह झूकर झाकर संस्कृति बार बार आता है परीक्षा में, ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान की सूथी संस्कृति भी आती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। अब थोड़ा सा यह पॉइंट आप लोग को जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार।
देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो क्या है, त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। ये पूरी जो सभ्यता है, मैंने बताया ना, इसका क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर यह क्षेत्रफल फैला हुआ था। देखिए बहुत सारी पुस्तकों में आज भी यह दिया है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल फैला हुआ था। लेकिन भैया लगातार खोज हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं। अभी हाल ही में जानकारी जो मिली है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, आज तक मतलब कुछ वर्षों पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो को माना जाता था, लेकिन तत्काल में जो खोज हुआ है उससे यह अनुमान लगाया गया है कि राखी गढ़ी, हरियाणा में जो राखी गढ़ी है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, राखी गढ़ी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं शुरुआत में 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, लेकिन अब यह क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा हो गया है, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर पर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह है राखी गढ़ी, जो कहाँ है, हरियाणा में है। क्षेत्रफल क्या है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, अब यह 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लंबाई है वह क्या है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम जो है वह 1600 किलोमीटर है। जैसे यह जान लीजिए, यह आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरब से पश्चिम ये जो लंबाई है ये कितनी है, 1600 किलोमीटर, सबसे ज्यादा। और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो क्या है, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। ठीक है, 1400 किलोमीटर है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता का यह थोड़ा विस्तार हम लोग देख लेते हैं कि पूर्वी विस्तार, पश्चिमी विस्तार, उत्तरी विस्तार और दक्षिणी विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी विस्तार है, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, उत्तर में मांडा है और दक्षिण में दाइमाबाद है, यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक ये जो पूरी दूरी है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब पश्चिम में सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक की सभ्यता का विस्तार है। आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में। तो पश्चिमी सूतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ तक इस सभ्यता का विस्तार है। तो इतना यह बात आप जान लें कि उत्तरी सीमा, पश्चिमी सीमा और पूर्वी और उत्तरी दक्षिणी सीमा, यह ध्यान रखिएगा। मांडा जो है किस नदी किनारे है, मांडा चिनाव नदी के किनारे है। ठीक है, दाइमाबाद किस नदी के किनारे है, दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे है, दास नदी के किनारे है सूतकांगेडोर। तो यह सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहां पर नोट करके मैं यहां लिख भी दिया हूं। अब तक खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर जो है वह कहां है, राखी गढ़ी है, जो कहां है, हरियाणा में है। यहाँ इन चीजों पर ध्यान रखिएगा, इसका पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा की लंबाई, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। नगर की बसावट, अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरें हुआ करती थी वह कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा के नगर थे वह 2 भागों में बटे हुए थे। पूरे नगर जो थे वह 2 भागों में बटे हुए थे। जैसे यह भाग है, एक पूर्वी भाग था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हुआ करते थे वह 2 भागों में बटे थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। ऐसे समझ लीजिए, ऐसे नगर है, ये पूर्वी भाग हो जाता था और यह पश्चिमी भाग हो जाता था। ठीक है, लेकिन देखिए एक आपका नगर है धौलावीरा जो गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में जो नगर है वह 2 भागों में नहीं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ धौलावीरा। धौलावीरा जो नगर था वह क्या था, 3 भागों में बटा हुआ था। जो दुर्ग हुआ करते थे, दुर्ग कहाँ होता था, दुर्ग पश्चिम में होता था। दुर्ग जो होता था पश्चिम में होता है। और यह पूर्वी भाग क्या था, निचला नगर, इसे क्या कहा जाता था, निचला नगर कहा जाता था। जो सामान्य जनता रहा करती थी वह निचले नगर में रहा करती थी। सामान्य जनता
सामान्य जनता जो थी वह निचले नगर में रहती थी। और दुर्ग में कौन रहता था? राजा और सैनिक। राजा, सैनिक और कुलीन लोग जो रहते थे वो कहाँ रहते थे? दुर्ग में रहते थे, पश्चिमी भाग में रहते थे। पश्चिमी भाग में ही दुर्ग होता था। पश्चिमी भाग में जो दुर्ग था वो ऊंचाई पर था, ऊंचाई पर था, ऊंचाई पर था। आगे मैं लिखवा दूंगा, इसका नोट्स भी आप लोग को दे दूंगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करिए। धन्यवाद।